हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञान अभियान। तो जैसा कि हमने अपनी पिछली क्लास में देखा था कि अगर आप बीएड के थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं और परेशान हो रहे हैं कि जो हमारे प्लान है वो कैसे बनेंगे, इतनी जब आप स्कूल में टीचिंग करने के लिए जा रहे हैं ना, तो जो आपकी एक्टिविटीज़ होंगी वो कैसे होंगी क्लासेस में, आप कैसे कैसे प्लान अपने बनाएंगे ताकि आपकी जो टीचिंग है बिल्कुल परफेक्ट और प्रभावकारी हो। तो अपनी उन्हीं बातों के ऊपर आज फिर से हम बात करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं अपना प्लान देखना कि हमें कैसे अपने अपने प्लान को बनाना है। तो आज हम जो अपना दूसरा प्लान बनाने वाले हैं वो है सूक्ष्म पाठ योजना ना। पिछली वाली अपनी क्लास में हमने देखा था प्रस्तावना प्लान, प्रस्तावना कौशल, और अब हम देख रहे हैं सूक्ष्म पाठ योजना के कैसे बनाई जाती है। यानी कि जो हमारी पाठ योजना जो प्लान है वो कैसे बिल्कुल प्रभावकारी हो, कैसे हम क्लास में खुद को सही तरीके से पढ़ा सकें और बच्चों हमारे प्लान को ढंग से पढ़ भी सके, तरीके से पढ़ के समझ भी सकें। तो जो हमारा सूक्ष्म पाठ योजना के अंदर के हमारा जो कौशल आता है वो है प्रभावी संप्रेषण कौशल। प्रभावी संप्रेषण कौशल यानी कि हम जो क्लास में जाके बच्चों से बात कर, जो हम उनसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, जो हमें रिप्लाई दे रहे हो, कैसे इतना प्रभावशाली हमारा जो बातचीत है, हमारा जो कम्युनिकेशन है, कैसे इतना परफेक्ट हो के हमारा जो बच्चों से बातचीत है, बच्चों जो बोल रहे हैं हम वो समझे और हम जो बोल रहे हैं वो भी समझे। तभी हमारा ये जो प्रभावी संप्रेषण कौशल यानी कि जो कम्युनिकेशन स्किल है वो परफेक्ट हो सकता है। तो उसे बनाने के लिए क्या करना है आपको, सबसे पहले आपने अपने कौशल का नाम लिखना है, फिर आपको अपना विषय सब्जेक्ट जो भी है आपको वो लिखना है कि आप किस सब्जेक्ट से रिलेटेड अपना प्लान बना रहे हैं। फिर उसका प्रकरण यानी कि आपको उसका टॉपिक लिखना है, जैसे मैंने यहाँ पे हिंदी ग्रामर उत्सर्ग का लिया है तो आपको अपने टॉपिक का अपने सब्जेक्ट का लिखना है। किनारे में साइड में लिखना होता है आपको आपकी क्लास किस क्लास के लिए बना रहे हैं, कालांश यानी कौन से पीरियड के लिए, थर्ड फोर्थ फिफ्थ कौन से पीरियड के लिए, अवधि यानी कि आपको अपना प्लान कितने मिनट में पढ़ाना है। ये प्रभावी संप्रेषण कौशल जो हमारा 6 से 8 मिनट का प्लान होता है। तो आपको लिखना है कि आपका जो प्लान है वो कितने मिनट का है। अब यहाँ पे प्रभावी संप्रेषण कौशल यानी कि हमारा कम्युनिकेशन स्किल के हम जब क्लास में जाके बच्चों से बात करें, उनसे कुछ किसी भी तरीके की किसी भी टॉपिक पे बातचीत जो करें वो हमारी कैसे परफेक्ट हो जाए, यानी कि हमारी जो एक्टिविटीज़ हैं वो कैसे परफेक्ट होती है वो हम यहाँ देखते हैं। आपको क्या करना है, इसके 4 खंड बनाने हैं। इससे पहला है क्रमांक यानी सीरियल नंबर, दूसरा छात्रा अध्यापिका क्रिया यानी कि टीचर एक्टिविटी, छात्र छात्रा यानी कि स्टूडेंट एक्टिविटी, और घटक के आपने कौन सा घटक यहाँ पे यूज किया, कितनी बार किया, वो आपको यहाँ पे नंबरिंग में लिखना होता है। अब मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है कि मान शब्द के आगे अभी लगाने पर क्या बनता है। मान, जो मान एक शब्द है जब उसके आगे हम अभी लगा देते हैं तो क्या बन जाता है, ये किसने पूछा, टीचर ने, यानी कि जो टीचर बैठ कर रही है और क्लास में बच्चों को पढ़ा रही उसने क्वेश्चन किया किससे, स्टूडेंट्स, और स्टूडेंट्स का आंसर क्या आ गया, अभिमान। जब हम मान के आगे अभी लगा देते हैं तो ये हमारा शब्द बन जाता है अभिमान। अब यहाँ दूसरा प्रश्न क्या करा कि अभिमान शब्द का अर्थ एक दूसरे छात्र का नाम लेकर उससे पूछते हुए अभिमान शब्द का अर्थ क्या है। अब टीचर ने क्या किया, क्वेश्चन पूछा कि जब हम मान के आगे अभी लगा देते उसका अर्थ क्या है। फिर दूसरे बच्चे का क्लास में हमें नाम लेकर पूछना है, या फिर जिसका भी जिससे भी आप पूछ रहे हैं आपको उसका नाम लेकर पूछना है कि इसका अर्थ क्या है, या फिर जो भी आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो ऐसा इसलिए कि अगर हम सारे क्वेश्चन बिना किसी का नाम लिए वैसी क्लास में वर्बली पूछते सभी बच्चे क्या मैं करके शोर मचाना शुरू कर देते हैं, तो पूरी क्लास में जो शोर हो जाती है, क्लास पूरी डिस्टर्ब हो जाती है। तो क्लास को डिस्टर्ब ना करते हुए, डिसिप्लिन को मेंटेन रखते हुए हमें जिस भी बच्चे से पूछना है उसका नाम लेकर पूछें ताकि क्लास जो डिस्टर्ब ना हो। तो आप जिसका भी नाम लेके पूछेंगे उसने आपको जवाब दिया कि अभिमान का अर्थ मतलब होता है अहंकार या घमंड करना। अब टीचर ने थर्ड क्वेश्चन किया कि इसी प्रकार हार शब्द के आगे उप लगा से क्या शब्द बनेगा और इसका अर्थ क्या होगा, दूसरे छात्र का नाम लेकर उससे पूछते हुए। फिर से क्लास को जो है डिस्टर्ब ना हो, ऐसा ना हो कि सिर्फ सारे सवालों के जो जवाब में सिर्फ एक ही बच्चा देता, बाकी जो पूरी क्लास वो चुपचाप बैठी रहे या पीछे शोर मचाती रहे, आपस में बातचीत करती रहे, अपना लंच फिनिश करते रहे। तो क्लास के बच्चे जो सबका ध्यान अपनी तरफ लाने के लिए, ताकि सभी बच्चे आपको सुन के समझ सके, क्लास डिसिप्लिन में रहे, डिस्टर्ब ना हो, एक एक बच्चे का नाम लेकर उससे पूछा जाता है। तो टीचर ने क्या क्वेश्चन किया कि भाई अगर हम हार के आगे उप लगा देते हैं तो क्या शब्द बनेगा और उसका अर्थ क्या होगा। एक उन्होंने बच्चे का नाम लेके पूछा तो स्टूडेंट ने क्या उनको जवाब दिया, हार शब्द के आगे उप लगाने से उपहार शब्द बनेगा जिसका अर्थ होगा तोहफा या भेंट। ये स्टूडेंट एक्टिविटी यानी जिस बच्चे का नाम लेकर पूछा गया उसने इसका जवाब दिया है। अब टीचर में फिर फोर्थ क्वेश्चन है कि एक अन्य छात्र का नाम लेकर अब आप कोई और उदाहरण दो। अब क्या होता है, जब हम किसी चीज़ को डिस्क्राइब करते हैं, किसी चीज़ के बारे में एक एग्जाम्पल दो एग्जाम्पल देकर समझाते, तो हमें ये भी देखना होता है कि जो हमने समझाया
वो बच्चों को कितना समझ में आया, या फिर आप जिसको बता रहे हो आपकी बात से वो कितना सहमत है, कितना उसे समझ में आया, और समझने के बाद वो उसका सही रिप्लाई कर भी पाता है या नहीं। क्योंकि अगर हमने कोई बात समझा दी और सामने वाला व्यक्ति स्टूडेंट आपकी बात का सही रिप्लाई नहीं करता तो समझाना भी बेकार है। तो टीचर ने क्या किया, जैसे एग्जाम्पल्स उसने समझाया था, उसने कुछ और भी बच्चों से एग्जाम्पल पूछे, तो उन्होंने एग्जाम्पल क्या दिया, अप जमा यश, यानी कि यश के आगे अप लगा देने से अपयश बनता है, और फिर उसकी परिभाषा दी। अब फिर से यहाँ क्वेश्चन क्या है, इस प्रकार हमने देखा, अब टीचर जो उसने बच्चों को पढ़ा उसको पूरा डिस्क्राइब करे कि हमने देखा कि जब मूल शब्द से पहले शब्दांश जुड़ते हैं तो उनका अर्थ बदल जाता है, और ये शब्दांश उपसर्ग के नाम से जाने जाते हैं। जो मूल शब्द, जैसे कि हमने पढ़ा अपयश है ना, यश क्या होता है, किसी का नाम सम्मान प्रशंसा होना, किसी का नाम होना। तो जब हमने इस मूल शब्द के आगे ये शब्दांश अप लगा दिया तो उसको जो मूल अर्थ था, यानी कि उसका जो बेसिक अर्थ था वो बदल गया। अपयश यानी किसी नाम बदनाम होना। तो क्या जो शब्द था, वो शब्द क्या है, यश, इसके आगे हमने क्या लगा, शब्दांश अप लगा दिया, और अप लगाते यश का जो अर्थ है वो बदल गया है। और ये जो शब्दांश जो हम शब्दों के आगे लगाते हैं वो उपसर्ग के नाम से जाने जाते हैं। यहाँ पे टीचर ने जो एग्जाम्पल देके समझाया था उसी एग्जाम्पल्स को थोड़ा सा और अच्छे तरीके से डिस्क्राइब किया कि उपसर्ग होता क्या है। अब जब टीचर ने अपनी बात को बताया कि भाई उपसर्ग क्या होता है, फिर अब जब हम कोई समझाते हैं स्टूडेंट्स में क्या होता है कि सभी छात्र अध्यापिका की बात को दोहराते हैं। जब हम कोई डेफिनेशन किसी भी बात को रिपीट करते हैं तो स्टूडेंट क्या करते हैं, उसको दोहराते हैं। वो क्यों, क्योंकि दोहराने के बाद जो हमने बात बताई है उनको अच्छे से समझ में आ जाती समझ, और हमें पता चलता है कि हमने जो पढ़ा है वो कितना परफेक्ट पढ़ाया है या फिर नहीं पढ़ाया है। तो जो बच्चे उस बात को समझ जाते हैं, और दोहराने का मतलब ही होता है कि बच्चे जो उस बात को समझ चुके हैं। अब टीचर ने क्या किया, अब आप सब एक एक और उदाहरण बताइए। अब और जब बच्चों को पूरा समझा दिया है तो बच्चों से और भी एग्जाम्पल्स पूछे, जैसे कि चौराहा जिसमें चौ लगा दिया है, परपीड़ा, सुमति, प्रतिदिन, निवास, अनमोल, और भी बहुत सारे शब्द जो बच्चे क्लास में और भी ढेर सारे एग्जाम्पल्स दे देते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, हमने पूरा का पूरा जो उपसर्ग था उसको डिस्क्राइब किया। अब यहाँ बात आती है कि जब आप क्लास में पढ़ा रहे हैं और जो ऑब्जर्वर्स वहाँ बैठे हैं क्लास में आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो उनको जो टेबल है वो टेबल कैसे भरी जाएगी। तो टेबल बनाते समय थोड़ा सा हमें ध्यान रखना है कि पहला कॉलम जो क्रमांक यानी सीरियल नंबर, दूसरा घटक, और फिर टैली चिन्ह, और फिर रेटिंग स्केल। कई बार प्लान में क्या होता है कि जो हमारे टैली की टेबल होती है, निरीक्षण तालिका और मूल्यांकन तालिका दोनों अलग अलग होती है। कई बार क्या होता है हम अपनी निरीक्षण तालिका और मूल्यांकन तालिका दोनों को ही एक साथ भी बना लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने टैली चिन्ह और ये रेटिंग्स यानी कि निरीक्षण तालिका और मूल्यांकन तालिका दोनों को एक साथ ही बनाया है। तो हमारा पहला जो घटक है वो है सकारात्मक प्रेरणा, दूसरा है प्रभावी शारीरिक भाषा, तीसरा मनोवृत्ति की समझ, और चौथा है समूह निर्माण। अब हमारा फर्स्ट है सकारात्मक प्रेरणा की जब हम बच्चों से कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं अपने टॉपिक से रिलेटेड, तो जो हमारा क्वेश्चन है बच्चों को सही समझ में आ भी रहा है, यानी ऐसा तो नहीं कि बच्चे उस हमारे क्वेश्चन को जो हमने टॉपिक बताया फिर जो एग्जाम्पल दिया उसको गलत वे में, जैसे गलत अर्थ ले लें, है ना। फिर सब प्रभावी शारीरिक भाषा, हम जो क्वेश्चन बोल रहे हैं हमारा जो बोलने की बॉडी लैंग्वेज, हमारा जो शरीर का हमारा जो हाव भाव है वो बिल्कुल सही होने चाहिए। फिर है मनोवृत्ति की समझ, मीन्स हमने जो क्वेश्चन पूछा, जिस टॉपिक को हम डिस्क्राइब कर रहे हैं उस क्वेश्चन को हमने समझाने के लिए जिन जिन उदाहरणों का प्रयोग किया, उन उदाहरणों के प्रयोग से जो स्टूडेंट एक्टिविटी यानी जो बच्चे वो क्या समझ रहे हैं वो उसको सही तरीके समझो, समझने के बाद उसकी सही प्रतिक्रिया भी यानी कि उसका सही रिप्लाई भी कर सके, ये आता है मनोवृत्ति की समझ में। और फिर है समूह निर्माण, यानी कि जब हमने क्वेश्चन पूछा उसको एग्जाम्पल दिया फिर बच्चों से पूछा फिर अपने ही टॉपिक को फिर से दोबारा से अच्छी तरह समझा दिया, संक्षिप्त बताया, तो जब बच्चे उस टॉपिक को विषय को समझने के बाद एक साथ सभी लोग रिप्लाई करते हैं यानी कि सभी बच्चों की समझ में आ गया, तो वो कहलाता है समूह निर्माण। अब यहाँ पे क्या करना है, रेटिंग स्केल जो होती है वो 3 कॉल में बनती, पहला है बिल्कुल नहीं, न्यूनतम और है अधिकतम। न्यूनतम के अंदर जो 3 पॉइंट्स आते हैं 1 2 3 और अधिकतम में 4 5 6। अब आपका जो सकारात्मक प्रेरणा थी यानी कि आपने जो क्वेश्चन पूछा वो कितने बच्चों की समझ में आया, एक बच्चे की समझ, 2 की समझ, जितने भी समझ में आया, कम समझे बच्चे ज़्यादा समझे वो आपको यहाँ पर टैली में निशान लगाना, 2 ने समझा 4 ने समझा, टैली आपको निशान यहाँ पर लगाना सबका होता है। ये टैली पूरी इसी तरह से भर जाएगी और इस तरह से जो हमारा ये प्रभावी संप्रेषण कौशल का जो प्लान है पूरा हो जाता है। कुल मिला के बात है कि हमारी जो बॉडी लैंग्वेज, जो हमारा जो हाव भाव है वो क्लास में कैसा है, हमारी बात को बच्चे कैसे समझ के उसका रिप्लाई करते हैं, उनकी बॉडी लैंग्वेज कैसे होती है, ये इस प्रभावी संप्रेषण कौशल यानी कि कम्युनिकेशन स्किल के अंदर आता है। तो मुझे उम्मीद है कि ये प्रभावी संप्रेषण कौशल यानी कम्युनिकेशन स्किल जो आप अच्छे समझ गए और इसका प्लान बनाने में भी अब आपको कोई परेशानी
नहीं होगी। तो इसी तरह देखते रहिए आपका अपना ज्ञान अभियान।